नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम की हम लोग प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे थे। ये 11वां सेट है। अब तक 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, परीक्षा का कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अब विद्यार्थी धर्म निभाना हम लोगों का कर्तव्य है, तो उसके लिए तैयारी बराबर जारी रखें, क्योंकि परीक्षा का जब भी डेट आएगा, कन्फर्म एग्जैक्ट डेट आ जाएगा, तो उस समय ज़्यादा समय मिलने के चांसेस नहीं होंगे। तो चलिए 50 प्रश्नों का ये जीएस का टेस्ट हम लोग देखेंगे। खास करके आरओ और बीईओ या फिर जिसका भी जीएस से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, वो भी अपनी यहाँ पे नॉलेज परख सकता है आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या रहेगा? तो राष्ट्रीय आय होता है बटे कुल जनसंख्या, यही होता है प्रति व्यक्ति आय। देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना, वो आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक माना जाता है। इसी से आसानी से निकाला जा सकता है और सबसे बढ़िया सूचक है। पूरा एग्जैक्ट मतलब मैक्सिमम जितने सूचकांक हैं, सबसे एग्जैक्ट डाटा यही देता है। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा, या आयात प्रतिस्थापन के द्वारा? तो देखिए, भारत की मुद्रा संतुलन को जो है ना, वो तीनों चीज़ों से ठीक किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? इसमें कौन सा वक्र जो है उल्टे यू आकार का बनेगा? अर्थात ग्राफ आप देखे होंगे ना, ग्राफ पे ऐसे आएगा। तो कौन है इसमें से? सीमांत लागत। सीमांत लागत का जो आकार होता है वो उल्टा यू आकार का वक्र बनता है। नेक्स्ट है, देखिए, गोल्डन हैंडशेक स्कीम, यह किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम, तो देखिए यह जो है ना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। पूंजी प्रधान उद्योग। पूंजी प्रधान उद्योग का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जहां पूंजी ज़्यादा लगे, अर्थात ज़्यादा पैसों को लगाकर जो है उद्योग चलाया जाए, यही होता है पूंजी प्रधान। इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो किस में लगेगा? इस्पात उद्योग, क्योंकि आपको पता है इस्पात उद्योग, लोहा कितना महंगा होता है, तो उससे ज़्यादा पूंजी लगे कि तभी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? किस प्रकार की आपात स्थिति जो है अभी तक केवल जो है एक बार लागू की गई? बताइए। देखिए, अभी तक जो है ना, टोटल भारत में 3 बार आपात लगा ही है। 3 बार आपात लगा है। अब 3 बार में से अगर आप देखेंगे, आंतरिक आपात यही जो है एक बार लगा है, सिर्फ एक बार लगा है। और कब लगा था? ये लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी जी जब लगवाई थी, उनके शासनकाल में ये लग गया था आपातकाल, कि पूरी तरह से देश को बंद करने का आदेश हो गया था, आपातकालीन स्थिति आ गई थी। उसके बाद से आंतरिक अशांति जो है, ये शब्द हटा भी दिया गया है संविधान से, कि इसकी वजह से आपातकाल नहीं लगेगा। यहाँ देखिए, बाह्य आपात स्थिति, यह 2 बार लगी है। कब कब लगी है? देखिए, एक तो लगी है 1962 में, जब किसके साथ? चीन के साथ हम लोगों का युद्ध हुआ था। और दूसरा जो है 1971 में लगा था। यह इस समय हमको पता होगा कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश को आज़ाद करते समय, उस समय भी हम लोग जंग में शामिल थे, तो इस समय लगा था। तो 2 बार तो यहाँ लगा था और एक बार आंतरिक अशांति की स्थिति के कारण 1975 में लगा था। तो यहाँ पूछा गया केवल एक बार पूछा गया है, तो आंतरिक आपात स्थिति एक ही बार लगा है। और देखिए, कभी कभी ना एक प्रश्न पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कब लगा है, तो आप लोग जानते रहिए, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूज करके प्रश्न बनाया जाता है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला, तो देखिए, जो है मूल अधिकारों से संबंधित मामला कब आया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में हुआ था। यही है मूल अधिकारों से संबंधित मामला। चलिए
नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम यह किसे दिया गया था? बताइए आप लोग। यह दिया गया था हेनसांग को। किसको? हेनसांग को। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आसान सा प्रश्न है, आप लोग बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करेगा? अच्छा, कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 164। कौन करता है? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे? तो ये देखिए, इसके संस्थापक जो थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायर थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है हमको। तो देखिए, इसमें से हम लोगों से गलत पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो देखते हैं, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो यह पूरी तरह से सही है, यह सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यह भी सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है वह 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। यह भी सही है। जबकि देखिए, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो देखिए, मतदान के लिए हमेशा आयु कितनी चाहिए? 18 वर्ष, 18 वर्ष की अवस्था में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, सरपंच का जो चुनाव होता है उसमें से उनकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो वो 21 वर्ष है। 21 वर्ष आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो बताइए, एंशियंट काल में कौन कौन चिकित्सक इसमें से नहीं था? कौन इसमें से नहीं था? तो देखिए, सुश्रुत यह तो थे, चरक भी थे, धन्वंतरी भी थे। नहीं था कोई तो वो थे चारवाक। चारवाक यह कौन थे? यह दार्शनिक थे। और इनका दर्शन कौन था? इनका दर्शन जो था वो नास्तिक दर्शन था। कौन सा? नास्तिक। और इन्हीं का कथन था, खाओ पियो मौज उड़ाओ, जो होगा देखा जाएगा। इन्हीं का सिद्धांत था। चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो बताइए आप लोग। देखिए, इंदिरा गांधी भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। तो बताइए, इसमें पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू आएंगे, क्योंकि सबसे पहले यही बने थे। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे मोरारजी देसाई आते हैं। और चौथे नंबर पे चरण सिंह। तो सही कालक्रम क्या बनेगा? सबसे पहले दूसरा आएगा। दूसरा देखिए, ऑप्शन नंबर सी और बी में है। उसके बाद पहला। तो सही जवाब हम लोगों का मिल गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम के स्वरूप पड़ी थी? तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य की नींव कहाँ से पड़ी थी? बताइए आप लोग। तो सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध कौन सा था? वो था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का फर्स्ट युद्ध। कब हुआ था? हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और वर्सेस लोदी। बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। इसमें विजय कौन प्राप्त किया था? तो बाबर ही पाएगा, तभी तो मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। तो इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, यहाँ पे लोदी है। लोदी कौन सा लोदी? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा का सुविख्यात पक्षी विहार इसमें से कौन सा है? तो वो है सुल्तानपुर। यूपी वाले ये पूछते हैं खूब जम के, क्योंकि सुल्तानपुर यूपी के एक ज़िले का नाम है, इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है। और हरियाणा का जो है एक पक्षी विहार है, आप लोग याद रखिएगा, सुल्तानपुर है। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया? तो लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? तो ये सरदार भगत सिंह के विरुद्ध जो है रजिस्टर्ड किया गया था। सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़। देखिए, आकस्मिक बाढ़ की बात अगर कहें
किया जाए तो विश्व में अगर सबसे ज़्यादा आकस्मिक बाढ़ किसी की वजह से आता है तो वो है चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान की वजह से आकस्मिक बाढ़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए। देखिए इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? देखिए जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं, कपड़ा है, अगर ये लाइट कलर का होगा, सफ़ेद हो या हल्का क्रीम हो, ऐसे कलर का होगा, तो इस पर जब सनलाइट पड़ेगी, मान लीजिए कोई सनलाइट ऐसे ऐसे से पड़ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ पार्ट इसके रिफ्लेक्ट होंगे, थोड़े ही उसमें समाहित करेंगे। लेकिन अगर ये डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का या किसी और डार्क कलर का है, तो आप इस पर समझिए जो भी लाइट पड़ेगी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो हीट को समाहित करेगा, यही होता है। तो सही जवाब इसमें से क्या होगा? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता हो उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसी वजह से काले श्वेत वस्त्र जो है शीतल होते हैं। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होता है। अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, गर्मी जब होती है, गर्मी में हमेशा जो है वो श्वेत वस्त्र अर्थात लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, और ठंड में जो है वो डार्क कलर के। चलिए नेक्स्ट है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? चायदानी अर्थात क्या हुआ, केतली हुआ जिसमें चाय रखी जाती है, उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए होते हैं? तो धातु वाले में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी जो है उष्मा की कुचालक होती है, अर्थात उष्मा से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हैंडल गर्म नहीं होता। जबकि अगर हैंडल आपको पता होगा धातु का ही बना रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे और किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट है, डास का पूर्ण रूप क्या है? डास कंप्यूटर का एक प्रश्न है, तो फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही जवाब क्या हुआ? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होगा? तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, आप लोग याद रखिए। और देखिए जब आप ब्लड की बात करेंगे ना, इसको आसानी से कभी ना भूलें, इसके लिए आप लोग याद रखिए, क्योंकि हमको पता है कि बीपी जो मेजर किया जाता है वो कितने के 80 to 120 के बीच में मेजर किया जाता है, वो भी ब्लड से संबंधित है, ये भी ब्लड से संबंधित है, तो आप इसे समझिए कि 120 दिन होगा। चलिए इसी के बाद डब्ल्यूबीसी देखिए, डब्ल्यूबीसी जो है यह कितने दिन होता है? तो डब्ल्यूबीसी जो है मात्र और मात्र 2 से 4 दिन होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि ये प्रश्न अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन किस में है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट है, गर्भाशय बुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो क्या है वैकल्पिक शब्द? आप लोग कई बार सुने होंगे, यूटेरस। यूटेरस में किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर वगैरह भी हो जाता है, तो इसकी डिजीज बहुत देखने को मिलते हैं, और जो है ये शब्द आप लोग वाकिफ भी होंगे। चलिए नेक्स्ट है, पीतल किससे बनता है? पीतल, तो बताइए पीतल किससे बनता है? तो देखिए तांबा और प्लस जिंक अगर मिलेंगे तब बनाएंगे पीतल। तो सही जवाब क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो देखिए फोटोग्राफी में जो है ना वो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक। अच्छा प्राथमिक रंग होते कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं लाल, नीला जिसे ब्लू बोला जाता है, उसके बाद फिर जो है हरा, ग्रीन। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा आप ये सोचेंगे कि ये तीनों रंग का मतलब क्या हुआ, लाल और जो है नीला, फिर उसके बाद हरा। देखिए यही 3 रंग ऐसे रंग हैं, तीनों रंग को मिला के सभी रंग बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। कोई ऐसा रंग नहीं बचेगा जो इन तीनों को मिलने की वजह से नहीं बचेगा। आपको बता दें एलईडी का आविष्कार जब हुआ तो इसमें से 2 चीज़ें हो गई थी, लाल और जो है ग्रीन। ये दो, लाल एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू,
रेड एंड ब्लू ये दोनों का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन ग्रीन न होने की वजह से ना एलईडी हम लोगों के लाइफ में नहीं आया था। एलईडी आप देखेंगे 4-5 साल 8 साल से बहुत सक्रिय हुआ है, सबकी जगह एलईडी के बल्ब, एलईडी के टीवी, एलईडी का मोबाइल फ़ोन सब कुछ आने लगा। तो सिर्फ यही ग्रीन नहीं मिल रहा था, जब ग्रीन कलर का मिलते ही तीनों को कॉम्बिनेशन करके देखिए, आज स्क्रीन जो चल रही है 3 कलर का पैनल यूज किया जाता है, तीनों मिला के सभी रंग आपको मोबाइल पर डिस्प्ले पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से सब होता है। तो तीनों रंग, यही प्राथमिक 3 रंग हैं, अगर ये मिल गए आपके तो आपका काम पूरी तरह आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे? देखिए, अवतल लेंस जो है सीधा बनाएंगे, आभासी बनाएंगे और वस्तु से छोटा बनाएंगे। तो यहाँ तो आभासी दिया है, सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। होता क्या है, सीधा बनाते हैं, आभासी और छोटा। चलिए नेक्स्ट है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? अर्थात जो है पेट्रोल से अगर आग लगी है, पेट्रोल से आग लगी है तो उसमें कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा? तो यह फोम प्रकार का होता है। किसका? फोम। फोम का क्या होता है? फोम सेविंग करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, आप देखते नहीं, फोम वो झाग की तरह होता है, तो उसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश किसके कारण नीला होता है? तो तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से जो है बचाव करती है ओजोन परत जो है, जिसे O3 से निरूपित किया जाता है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिए कि यह कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ग्रीन हाउस गैस है। पता है यह ओजोन को क्षति पहुंचाता है। उसके बाद मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है सिर्फ नाइट्रोजन गैस, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में किसी गैस की है तो वो है नाइट्रोजन गैस। चलिए, निम्नलिखित किस नगर के निकट पलितन मंदिर स्थित है? क्या स्थित है? पलितन मंदिर। तो पलितन मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? यह भावनगर में। भावनगर, अच्छा भावनगर है कहाँ पे? गुजरात में। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अच्छा ये किससे रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से। जैन धर्म का जो है ये तीर्थ स्थल है। चलिए नेक्स्ट है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग होता है? तो बताइए। देखिए, कोयले की खान में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ब्लैक रंग का रोग होता है। और आप ये समझिए किसके कारण होता है? यह कार्बन के। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में तो कोयला क्या है? कार्बन ही है। तो कार्बन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो वो एक्सेस में उसका जो दुष्परिणाम होता है उसी की वजह से यह रोग फैलता है। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? यह किसके बस का कार्य है? हमारे APJ अब्दुल कलाम। उनसे ज़्यादा तो कौन ये कर सकता है कि वो फाइटर प्लेन में 30 मिनट तक राष्ट्रपति बनने के बाद भी उड़े? तो वो थे APJ अब्दुल कलाम जी, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए, भारत में पहला परमाणु युक्त विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो परमाणु शक्ति का जब टेस्ट हुआ था भारत में, कहाँ हुआ था? पोखरण में। वो पोखरण कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? जूनो का जो मिशन है यह नासा का किससे संबंधित है? किस ग्रह से संबंधित है? बताइए। यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस सिटी को कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? बंगलुरु। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जो है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क कंट्री बताइए कौन कौन सी हैं? इसमें से कौन सा जो है नहीं है? सार्क, जब उसको आप निकाल लेंगे तो बाकी 3 जो है वो वही होंगे।
देखिए सार्क की स्थापना जब होती है, कब होती है? 1985 में, 1985 में। कहाँ होती है? काठमांडू में। काठमांडू ये है कहाँ पे? काठमांडू जो है नेपाल में है, नेपाल। टोटल इसमें जो है कितनी कंट्री हैं बताइए आप लोग? टोटल 8 देश हैं इस समय, 8 देश। 8 देश में से कौन कौन से हैं? तो देखिए भारत है, भूटान है, मालदीव है, म्यांमार इसमें नहीं है। कौन नहीं है इसमें? इसमें म्यांमार नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान है, और नेपाल हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, यही सब हैं। तो टोटल अगर एक क्रम से आप देखना चाहें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा होती है। देखिए यह किसके सिद्धांत पे बताया जा रहा है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज हम लोगों का कहाँ पढ़े हैं इनको देखिए 9वीं या 10वीं की क्लास में हमको ज़रूर मिला होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। वहीं होता क्या है, जब ये समझिए आप, पानी का एक बकेट है, पानी के बकेट में जल है और इसमें आप कोई ठोस वस्तु को लाके डुबो रहे हैं, तो जब आप इस पर प्रेशर देंगे तो पानी का लेवल भी ऊपर जाएगा और जितना वजन होगा उसके बराबर ये पानी हटाएगा। यही होता है। तो जब इसमें पूछा यह जा रहा है कि जब आप इसे नीचे की तरह ढकेलेंगे तो यह किस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगाएगा, ऊर्ध्वमुखी फोर्स लगाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला स्मार्ट सिटी एकीकृत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ICCC का गठन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? भोपाल में, भोपाल में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रदेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपद के मध्य जो है प्रस्तावित है? कौन सी जो है सड़क के बारे में बात की जा रही है? तो गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे किस किस 2 जिलों तक जोड़ी गई है? तो बताइए आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ये है नोएडा से गाजीपुर तक जोड़ी गई है गंगा एक्सप्रेसवे। 8 लेन की महत्वपूर्ण योजना है, आप लोग याद रखिए, चालू भी हो गई है इस समय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? अवनलिका अपरदन, तो यह कौन सा जिला है? ये है इटावा। देखिए अवनलिका अपरदन होता क्या है? तो देखिए असल में जो चंबल का बीहड़ आप लोग सुने होंगे, बीहड़ में होता क्या है, यहाँ जो चंबल नदी है, चंबल नदी का ही सब कारनामा है। यह नदी जो है मिट्टी को उठा के जगह जगह लेके चली जाती है। तो यहाँ बीच से कट कर ली, फिर उसके बाद ऐसे कट कर ली, तो यहाँ जगह जगह आपको ऐसे लगेगा ना जैसे मिट्टी का टीला है और बीच में से नदी जो है ना ये पानी को समाहित करके मिट्टी को लेके ऐसे निकल जाती है। तो ये छोटी छोटी मतलब ऐसी समतल ज़मीन नहीं रहती कि यहाँ एग्रीकल्चर हो जाए, ये ऊंचा खाला जैसा स्थिति बनी रहती है, उसे ही बीहड़ कहा जाता है। और वही जो है अवनलिका अपरदन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चंबल नदी ही मुख्य इसके जिम्मेदार मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? अर्थात इसमें से 3 जोड़े जाते हैं, एक जो है नहीं है। तो देखिए जो राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, इसकी जो अगर लंबाई देखी जाए तो 756 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। और यह जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो दिल्ली से कोलकाता तक। कहाँ से? दिल्ली से कोलकाता तक यह चलती है। इसमें अगर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आता तो वो है लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है, यह इसमें नहीं पड़ता। बाकी आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी तीनों आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। देखिए धुरिया जो है यह बुंदेलखंड में होता है, सही है। धीवर कहार द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। नटवरी जो है यह पूर्वांचल में होता है, यह भी सही है। लेकिन इसमें देखिए कर्मा महोबा में नहीं है। कर्मा जो है यह आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, और कहाँ होता है? सोनभद्र में। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदियाँ दिया गया है और उनके बगल में जो शहर पड़ते हैं। तो देखिए गंगा जो है वाराणसी, हाँ गंगा वाराणसी के बगल में ही है। गोमती सुल्तानपुर, हाँ गोमती सुल्तानपुर प्लस आप जौनपुर याद रखिए, जौनपुर। और उसके बाद एक और आप लखनऊ,
लखनऊ, LKN आप याद रखिए। उसके बाद कोसी गोरखपुर, कोसी जो है गोरखपुर, ये गलत है। कोसी गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर से कौन जाती है? राप्ती, राप्ती नदी। सरयू अयोध्या से, ये तो सही है पूरी तरह से, और अयोध्या इस समय ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं आसानी से। तो चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का आज का जो है टेस्ट श्रृंखला वो पूरी तरह से समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपको कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।